आज का विषय संविधान को लेकर के जीवन निर्माण के बारे में बातचीत करने के लिए है। हम जब भी संविधान की बात करते हैं तो अक्सर हम इसे एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने का दस्तावेज होता है। शासन और प्रशासन को कैसे काम करना है, किस रूप में काम करना है, सरकार के क्या कर्तव्य हैं, नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, सरकार नागरिकों के प्रति कितनी जवाबदेह है, ये सारी बातें संविधान में लिखी होती हैं। लेकिन संविधान केवल राजसत्ता के संचालन का दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। संविधान कुछ भी हो, किसी देश का हो, अंततः वहां के नागरिकों के लिए होता है। लेकिन भारत का संविधान कुछ अनूठा है, कुछ विशेष है। इसमें राजनीतिक तंत्र को चलाने के साथ साथ जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन कैसे चलाया जाए, यह भी इसमें परिभाषित होता है। क्योंकि दृष्टिकोण का विषय है, जब हम संविधान की बात करते हैं तो उसमें व्यक्ति का दृष्टिकोण भी सामने रहता है। हम किस दृष्टिकोण के साथ भारत के संविधान की चर्चा कर रहे हैं। भले ही भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, अभी 74 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इतने लंबे अरसे के बाद भी हम संविधान को राजसत्ता के संचालन का दस्तावेज ही मानकर बैठे हैं। मैंने अभी कहा कि भारत का संविधान बहुत विशेष है। जैसे हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो देश के प्रत्येक नागरिक को भारत अधिकार देता है कि वो अच्छी शिक्षा ले सके, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी सके, सुख शांति के साथ जीवन यापन कर सके, बोलने की उसकी अभिव्यक्ति हो, अपने राय को, अपने विचार को रख सके, वह अपने आवश्यकता के अनुसार धर्म का चुनाव कर सके, किसी भी मत मतांतर में विश्वास कर सके, संपत्ति रख सके, रोजगार करने की स्वतंत्रता उसके पास है। बहुत सारे अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान इस देश के नागरिक को देता है। अधिकारों के साथ कर्तव्य भी देता है, हमें करना भी चाहिए। मैं उससे भी बाहर निकल के बात कर रहा हूं। हम अधिकारों की जब बात करते हैं तो हम दो पक्ष बन जाते हैं, एक सरकार, एक नागरिक। नागरिक की अपेक्षा रहती है कि सरकार उसके लिए काम करे। जैसे शिक्षा का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। आजादी से पूर्व इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति का अवसर नहीं था। बाबा साहब ने इसको मूल अधिकारों में शामिल किया कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान अर्जित करने का अधिकार है।
और सरकार को दायित्व दिया कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा की व्यवस्था के लिए काम करे। पहले जब बाबा साहब का लिखा संविधान नहीं था, किसी विधान से देश चलता था, उस समय शिक्षा लेना और देना एक वर्ग का काम था, दूसरे वर्ग का कोई अधिकार नहीं था। अब सरकार ने संविधान की बात को मान करके विद्यालय खोले, महाविद्यालय बने और महाविद्यालय से भी आगे जाकर के विश्वविद्यालय बने। अब देश का नागरिक अच्छी शिक्षा ले सके, सरकार ने व्यवस्था बनाई, योग्य अध्यापक प्राध्यापक नियुक्त किए और देश का नागरिक शिक्षा लेने लगा। हमें लगता कि यह काम पूरा हो गया। प्राथमिक पाठशाला में, माध्यमिक पाठशाला में, उच्चतर माध्यमिक पाठशाला में, यानी कि +2 तक बच्चा पढ़ता है, बहुत ज्यादा समझ नहीं होती, उसे बेसिक जानकारी मिलती है शिक्षा के बारे में। जब कोई देश का नागरिक महाविद्यालय में पढ़ता है, तब उसमें एक समझ पैदा हो जाती है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मेरे हित में है, क्या मेरे अहित में है। लेकिन जब वही नागरिक विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा ग्रहण करता है, तो वहां एक समझ पैदा होती है, वहां एक विचार पैदा होता है, विचार एक विचारधारा बनाता है, चिंतन और मनन का दौर शुरू होता है, यानी कि सोच का दायरा व्यापक हो जाता है। महाविद्यालय तक की पढ़ाई में ये मेरा कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है, मैं व्यवहारिक समझ के साथ बात कर रहा हूं। यूं तो 10वीं पास करने वाला भी पीएचडी से ज्यादा समझदार हो सकता है, मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूं कि ग्रेजुएशन तक की शिक्षा के बाद एक समझ पैदा होती है, विशेष रूप से चिंतन पैदा नहीं होता। अब जो शिक्षा है, योग्यता की कसौटी के साथ शुरू होती है। हर एक कदम आगे बढ़ता है तो वह योग्यता का पैमाना है कि ये परीक्षा पास करने के बाद आपको योग्य मान लिया जाएगा कि आप इस स्तर तक पढ़े हुए हैं। उसी योग्यता के पैमाने पर नौकरियां निर्धारित हो गई। बीए बीएड करने के बाद आप अध्यापक लगेंगे, बीए करने के बाद जेबीटी करने के बाद आप बेसिक अध्यापक लगेंगे, मास्टर डिग्री करने के बाद एमफिल कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे तो आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगेंगे। यानी कि शिक्षा के मौलिक अधिकार से हमारे मन में योग्यता को पाने का भाव पैदा हुआ और हम योग्यतम बनने के लिए आगे बढ़े और ये रुक गए। हर पैमाना योग्यता पर आकर के रुक गया। लेकिन महाकारुणिक बुद्ध ने श्रेष्ठतम बनने के लिए कहा। योग्य तो कोई भी बन सकता है, लेकिन श्रेष्ठ बनने के लिए समझ के साथ गुणों का होना नितांत आवश्यक है। इन 74 वर्षों में हमने यही खोया है कि योग्यतम की बात तो करते रहे, योग्य बनने की बात तो करते रहे, लेकिन श्रेष्ठ बनने की बात शुरू नहीं हुई। जबकि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हमें श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को प्रशस्त करता है। उदाहरण के लिए बात करूं,
जैसे हमें शिक्षा मिली, योग्यता मिली। योग्यता मिलने के बाद प्रत्येक व्यक्ति आजीविका की तलाश करता है। उस योग्यता को आजीविका के आईने में देखता है, उस योग्यता से आजीविका नजर आती है और व्यक्ति अपनी योग्यता को आजीविका का आधार मान लेता है। उसी आधार पर वो सिर्फ आजीविका कमाता है, जीवन जीने की जो समझ थी वो आजीविका के दायरे में सिमट जाती है। जबकि थोड़ा सा अगर हम और सोचते, कुछ लोग इस विचार पे आगे बढ़ते, जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर बना, अध्यापक बना, प्राध्यापक बना और वो रोज अच्छे पैसे कमाता है, लेकिन शाम को घर आता है तो शराब भी पीता है। शराब पीने के बाद मीट भी खाता है, मांस भी खाता है, घर में उत्पात मचाता है, परिवार की शांति को भंग करता है। अब ये जो योग्यतम बनने की बात थी, थोड़ा हम इसे और आगे निकल के देखें कि शराब पीने के साथ हुड़दंग मचाने को, हुड़दंग के साथ किसी को परेशान करने को अगर कोई करता है तो संविधान उसको सजा देता है। लेकिन सजा कब देता है? जब कोई उसकी शिकायत करे कि अमुक व्यक्ति शराब पी करके हुड़दंग करता है, अमुक व्यक्ति शराब पी करके परिवार को परेशान करता है, परिवार के लोग कहें कि ये शराब पी करके हमारी शांति को भंग करता है, तो उसे सजा मिलती है। तो संविधान गलत काम करने वालों को सजा देने का अधिकार रखता है, लेकिन सजा कोई समाधान नहीं है। अगर यहां योग्यतम को श्रेष्ठतम के साथ जोड़ दिया जाए, जैसे मैंने कहा, कुछ लोग चिंतन मनन करते हैं, सोच पैदा होती है और एक विचार पैदा करते हैं, तो वो उस विचार से, उस समझ से कि संविधान हमें शराब पीने पर हुड़दंग करने की अनुमति नहीं देता है, जो प्रतिबंधित है, हम उससे बाहर निकल करके जीवन निर्माण को करना चाहिए। अभी शिक्षित लोगों का दायित्व था कि समझ पैदा होने के बाद, चिंतन मनन पैदा होने के बाद शराब जैसे व्यसन समाज से गायब हो जाए, समाज से दूर हो जाए, इस पर काम करना था। ये काम कब होता है? जब हम आजीविका से ऊपर उठ करके श्रेष्ठ जीवन निर्माण की बात करते हैं। अब श्रेष्ठ जीवन निर्माण की बात कब करते, ये हमें थोड़ा और आगे चलकर पता लगता है कि आजीविका के बाद हमें क्या करना चाहिए। फिर हम सरकार से मांग करते हैं, हम सरकार से और सुविधाओं की मांग करते हैं, जबकि सुविधा मांगने की बात नहीं थी। जब हम योग्य बन गए तो जीवन के लिए हमारी अवधारणा क्या थी, ये बदलनी चाहिए थी। समझदार लोग, जैसे जो अध्यापन का काम करते हैं, जो अध्यापक हैं, जो प्रोफेसर हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उनका काम क्या था? उनका काम ज्ञान के उपयोग से जीवन को कैसे तराशा जाए, ये विचार पैदा करना था। और पढ़े लिखे व्यक्ति को उस विचार की व्यवहारिकता के साथ जीवन निर्माण काम करना था। जैसे भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, वो पूजा किसी भी अपने इष्ट की कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता है। अब भारत के संविधान ने हमें अधिकार दे दिया कि जहां अपमान होता हो,
जिस धार्मिक व्यवस्था में शोषण होता हो, उत्पीड़न होता हो, अपमान होता हो, गैर बराबरी होती हो, नाइंसाफ होता हो, बार बार अपमानित किया जाता हो, उस अवस्था से बाहर निकल करके जहां सम्मान मिलता हो, जहां सुरक्षा मिलती हो, जहां स्वाभिमान मिलता हो, उसको स्वीकार किया जा सकता है। अब ये फंडामेंटल राइट है। हर व्यक्ति की को स्वतंत्रता है कि वो किसी भी परंपरा को मान सकता है, किसी भी धर्म को, किसी भी अवधारणा को स्वीकार कर सकता है। अब संविधान ने हमें कहा कि आप स्वतंत्र हो अच्छा जीवन जीने के लिए। कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता कि इसकी पूजा करनी ही पड़ेगी। कोई आपको बाध्य नहीं करेगा कि तुम्हें ये बलि देनी ही पड़ेगी, ये कर्मकांड करना ही पड़ेगा। अब शिक्षा के बाद समझ पैदा होती, समझ के बाद हमें यह पता लगता, तो हम निश्चित रूप से हम बुद्ध के धर्म का चुनाव करते हैं। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी का हक देता है, हम इसे व्यवहार में उतारते। महिला पुरुष के बीच का जो भेद था स्वतः ही खत्म हो जाता। अब भारत का संविधान लिंग भेद को नकारता है, किसी लिंग भेद के साथ कोई बात नहीं करता, किसी भी जाति भेद को नकारता है, बल्कि जाति भेद अपराध है, लिंग भेद अपराध घोषित किया संविधान, सजा देता है। हम लोगों ने सजा तो देखी, लेकिन संविधान की मूल भावना को इग्नोर कर दिया। भारत का संविधान बराबरी का समर्थन करता है और हम अपने ही घर में महिला पुरुष के बीच में भेद रख करके भेदभाव करते रहे। हम मानते हैं कि शिक्षा के बाद समझ पैदा होती है, लेकिन वो समझ महिलाओं में पैदा क्यों नहीं हुई, वो समझ पुरुषों में पैदा क्यों नहीं हुई कि उत्तर भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में आज भी घूंघट जैसी चेहरे को ढकने वाली परंपरा आज भी यूं की यूं जिंदा है। समझ कहां हुई? अब संविधान तो एक श्रेष्ठ जीवन देने का मार्ग दे रहा है कि कोई भी महिला इनकार कर सकती है कि मैं इस घूंघट की जैसी अमानवीय परंपरा का विरोध करती हूं, मैं स्वीकार नहीं करूंगी। कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती से घूंघट नहीं करवा सकता, लेकिन समझ की कमी कहें, व्यावहारिकता का बोध नहीं है ये बात कहें, या फिर भीड़ में भेड़ बनकर के जीने का स्वभाव कहें, हम इसे समझ नहीं पाए। आजादी से पहले जाति के नाम पर भेदभाव था, उत्पीड़न था। आजादी के बाद भी जाति के नाम पर भेदभाव है, उत्पीड़न है। जाति के नाम पर आप विवाह में घोड़ी पर नहीं बैठ सकते, लंबी मुच्छें नहीं रख सकते, नए कपड़े नहीं पहन सकते, ये जाति का अभिशाप बन गई। भारत का संविधान इस जाति की अवधारणा से बाहर निकलने की स्वतंत्रता देता है। देश में SC ST आयोग एक्ट की जब बात होती है, जाति का नाम लेना अपमानित करना है माना गया, हम मुकदमा दर्ज करवाते हैं। हम संविधान के एक पक्ष को लेकर बात कर रहे हैं। संविधान जाति का समर्थन करने की भी इजाजत नहीं देता, जाति के नाम पर अपमानित करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन वही संविधान जाति से बाहर निकलने का भी मार्ग देता है। बौद्ध बनने के बाद कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मेरी कोई जाति नहीं है, और जब जाति नहीं है तो जाति के प्रति लांछन कैसे स्वीकार करेगा? जाति के नाम पर उसे कौन अपमानित करेगा? एक व्यक्ति बौद्ध बन जाता है और कहता है कि मेरी कोई जाति नहीं, मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं। भारत का संविधान हमें जाति से मुक्त होने की अनुमति देता है, अधिकार देता है, लेकिन हम कितने समझदार हो पाए? जाति के नाम पर हम अधिकार लेते हैं, फिर जाति के नाम पर लांछन मिलता है तो चिल्लाने लगते हैं,
जाति के नाम पर प्रताड़ना मिलती है तो मुकदमा दर्ज करवाते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि जाति के नाम से रसगुल्ले खाओ और जाति के नाम पर मुकदमे दर्ज करवाओ? या तो स्वीकार करो कि जाति से अपमान नहीं होता, और अपमान होता है तो फिर मार भी खानी पड़ेगी। अब जिसे जाति के नाम पर अधिकार दिखता है, वो व्यक्ति कैसे जाति से मुक्त हो सकता है? जिस व्यक्ति को जाति के नाम पर अपमान दिखता है, स्वाभिमान चकनाचूर होते हुए दिखता है, भावनाएं आहत होती नजर आती हैं, वो आदमी जाति को कैसे स्वीकार कर सकता है? अब बहुत स्पष्ट है, संविधान कहता है कि तुम जाति से बाहर निकल सकते हो। संविधान कहता है कि तुम जो धर्म अमानवीय परंपराओं के सारे शोषण करता हो उससे मुक्त हो सकते हो। अगर नहीं हो रहे तो स्वाभाविक बात है, हम पढ़े लिखे तो हैं, जानते कुछ नहीं है, हम समझदार तो हैं लेकिन समझे कुछ नहीं है, हम चिंतन मनन तो करते हैं लेकिन दिशा तय नहीं कर पा रहे। इसीलिए बाबा साहब का लिखा भारत का संविधान हमें बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन जो दे रहा है उसका हम ले कितना प्रतिशत रहे हैं? उदाहरण के लिए, आजादी से पहले रोजगार करने की स्वतंत्रता नहीं थी। आजादी के बाद हमें भारत के संविधान ने रोजगार की स्वतंत्रता दी। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का रोजगार कर सकता था, ये स्वतंत्रता दी हमें। रोजगार करने के बाद आजीविका के साधन मजबूत कर सकता था और अपनी गरीबी को खत्म करके समृद्धि का जीवन जी सकता था। ऐसा भारत के संविधान ने हमें मार्ग दिया। हम लोगों ने क्या किया? अच्छा रोजगार किया, अच्छी नौकरी ले ली, खूब पैसा आया। अब उस पैसे से हमें गरीबी को बाहर करना था, हमें समृद्ध होकर जीवन जीना था, लेकिन उस पैसे को आने के बाद हमने फिजूल खर्ची में खर्च किया, झूठी शान पर खर्च किया, गलत परंपराओं पर खर्च किया, अंधविश्वास पर खर्च किया। फिर हम कहते हैं हम तो गरीब हैं। सरकार भी हमारी भावनाओं को लेकर के वैसे फैसले लेती है। सरकार ने कहा कि हम गरीबी मिटाएंगे, सारे गरीब खुश हो जाते हैं, गरीबी मिटेगी। गरीबों को मकान बना के देंगे, गरीब खुश हो जाते हैं, मकान मिलेंगे, पक्के मकान मिलेंगे। गरीब लोगों का पीला कार्ड बनाएंगे, लोग खुश हो जाते हैं, पीला कार्ड मिल गया, बस बहुत कुछ मिल गया। गरीबों को कहा कि 5 किलो अनाज मिलेगा, खुश हो गए, 5 किलो अनाज मिलेगा। ये सारा उपक्रम भूख शांत करने के इसी में लिए सीमित गया। अगर कोई देश का नागरिक भूखा रहता तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भूखा क्यों है, इस कारण को जाने। बस हम तो कटोरा लेके बैठ गए, बस कुछ पीले कार्ड से मिल जाए, कुछ लाल कार्ड से मिल जाए, कोई बीपीएल से मिल जाए, कोई किसी चीज से मिल जाए, लेकिन गरीबी से बाहर निकलने का कोई प्रयास नहीं किया। कर्जदार होने की तरफ पूरी प्रतिस्पर्धा है। घर में 100 रुपया नहीं, 2 लाख रुपया खर्च करके शादी के लिए कर्ज ले लेंगे। घर में 500 रुपया नहीं, बच्चे पैदा होने पर दावत करके 50,000 रुपए का कर्ज ले लेंगे। संविधान कुप्रथाओं से बाहर निकलने के लिए समझ देता है कि गलत परंपराओं को तोड़ो, प्रोत्साहन देता है। राजस्थान सरकार ने मृत्यु भोज को अपराध मान रखा है, इसके बावजूद भी 12-12 दिन तक लोग खाना खाते हैं। अब संविधान आके किसी का हाथ तो पकड़ेगा नहीं। बाल विवाह अपराध है, फिर भी लोग धर्म के नाम पर बाल विवाह भी करते हैं।
तो भारत का संविधान अनुमति देता है जीवन को संवारने की, जाति से मुक्त होने की, अंधविश्वास से मुक्त होने की, अज्ञानता से मुक्त होने की, अपनी अविद्या को दूर करने की। लेकिन हम अविद्या को दूर करने की बात तो छोड़िए, जंत्रियों पर भरोसा करने लगे, पंडित पुरोहितों पर भरोसा करने लगे, पांचांग देखने लगे। हम सब जानते हैं भारत का संविधान किसी भी प्रकार की अज्ञानता का समर्थन नहीं करता है, अंधविश्वास का पोषण का समर्थन नहीं करता है। यहां तक भी है कि टेलीविजन अज्ञानता अंधविश्वास को प्रसारित करने वाले विज्ञापन भी नहीं दिखा सकते। लेकिन जब देश ही अंधविश्वासी हो जाए तो संविधान कैसे उनको रोकेगा? जब देश की विधानसभाओं में नग्न साधुओं को बुलाकर के प्रवचन करवाने का काम सरकार करने लगे तो संविधान क्या करेगा? ये तो देश के नागरिकों को चाहिए कि संविधान किस लिए है। पुलिस थानों के गेट के साथ मंदिर बना के खड़ा कर दिया, ये संविधान इजाजत नहीं देता। लेकिन रोके कौन? सड़क के बीचों बीच फुटपाथ पर डिवाइडर पर मंदिर बना के खड़ा कर दिया, संविधान इजाजत नहीं देता। लेकिन जब तंत्र ही इस मानसिकता का हो जाए तो मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं गरीबी से बाहर निकलने की। शिक्षित होने के बाद एक समझ पैदा हुई, आजीविका मिलने के बाद धन मिला, और धन मिलने के बाद हमें गरीबी के रास्ते बंद करने थे, हम समृद्धि के रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन हम परंपराओं के नाम पर उलझ गए और श्रेष्ठ जीवन का मार्ग छूट गया। अंधविश्वास फैलाने पर सजा मिलती है, लेकिन देश का तो प्रत्येक व्यक्ति अंधविश्वासी है। दिन उगते ही एक नींबू के साथ 4 मिर्चें धागे में पिरो करके जो बेचने का काम करता है वो अंधविश्वास ही तो बांट रहा है। सुबह सुबह आपके घर के पास आकर के राधे राधे बोल करके आपसे कुछ मांगता है, वो अंधविश्वास ही तो परोसता है। अखबार में सुबह सुबह राशिफल निकल के आता है, ये अंधविश्वास परोसना है। लेकिन संविधान इजाजत देता है कि इस प्रकार का हम प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे स्वीकार कर लेते। जब हम खुद अखबार में राशिफल देखेंगे तो उसका विरोध कैसे करेंगे? जब अंधविश्वास के सहारे हम मूर्ति पूजा करेंगे तो उसका विरोध कैसे करेंगे? जब जाति के नाम पर हम भी अहंकार में भर जाएंगे कि मेरी जाति ये है, मैं इस जाति का हूं, तो फिर जातिवाद के नाम पर होने वाले शोषण का, उत्पीड़न का विरोध कैसे करेंगे? जब महिलाओं के साथ हम भी दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं तो फिर महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के साथ जुल्मी का विरोध कैसे करेंगे? तो भारत का संविधान हमें व्यवहारिक रूप से सक्षम बनाने के लिए स्वतंत्रता देता है, लेकिन हम परतंत्रता की मानसिकता के साथ संविधान की भावना को समझ ही नहीं पाए। अन्यथा तो क्या होना था? मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे, काफी लंबे समय से बहुत सारी एसोसिएशन, यूनियन, कर्मचारियों के संगठन बैकलॉग पूरा करने की बात करते रहे हैं, आरक्षण को पूरा कर, एक सूत्री मांग। सरकार वो करे ना करे, सरकार की मानसिकता है। लेकिन क्या ये मांग नहीं होनी थी कि भारत का संविधान हमें जाति से बाहर निकलने की अनुमति देता है तो जाति से बाहर निकल जाओ, सरकार से कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए? जो धर्म हमारे साथ भेदभाव पैदा करता है उसे बाहर निकलने की अनुमति संविधान देता है, फिर हम क्यों डटकर इंतजार कर रहे हैं कि हम याचनाएं करते रहे कि हम जाति के नाम पर हमारा शोषण ना हो? अब राजस्थान में हाई कोर्ट ने कह दिया कि जाति के नाम का बोलना कोई सजा नहीं है, उत्पीड़न नहीं है।
फिर जाति के नाम तो कह रहे, जाति का नाम लेते हैं तो उसको सजा होनी चाहिए, तो जाति को छोड़ दो ना, जाति को छोड़ दो। लेकिन हमारी बात समझ में नहीं आई। आज भी हम लोग पढ़ लिखने के बाद कोई नामदान की बात कर रहा है, कोई किसी पंथ में सेवक बनने की बात कर रहा है, कोई कांवड़ लेने जाता है हुड़दंगी बन के आता है। एक समझ पैदा करने के लिए संविधान ने हमें शक्ति दी, ताकत दी, मार्ग दिया कि कौन शत्रु है और कौन मित्र है, ये पहचान लो। मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार करो और शत्रु के साथ शत्रुता का। शत्रु से दूर रहो, लेकिन हम मित्र के साथ तो झगड़ा करते हैं और शत्रु के साथ मित्रता करते हैं, इसलिए हमारा विकास नहीं हो पा रहा। भारत का संविधान हमें श्रेष्ठ आचरण के लिए प्रोत्साहित करता है। एक अच्छे देश के नागरिक की परिसंकल्पना में एक नागरिक का अच्छा व्यवहार होना नितांत आवश्यक है। जैसे जब हम अनपढ़ थे, जब जानते कुछ नहीं थे, तो भाषा शैली में सुंदरता नहीं थी, अल्हड़पन था, अज्ञानता के शब्द थे और अमर्यादित शब्द भी होते थे। शिक्षा के साथ स्वभाव बदला, शिक्षा ने हमें सभ्य बनाया, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए ये समझ पैदा हुई, हमें कैसे बोलना चाहिए ये समझ पैदा हुई, और व्यक्ति का व्यक्तित्व इसी बात पर निर्भर करता है कि उसके शब्द कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, उसका सदाचरण कैसा है, श्रेष्ठ आचरण कैसा है। भले ही श्रेष्ठ आचरण का संविधान को पुरस्कार न देता हो, लेकिन अच्छा जीवन ही उसका एक पुरस्कार है। फिर भी कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ाई करने के बाद समाज को पढ़ाने लग जाए और उसकी भाषा अमर्यादित हो, उसकी भाषा में द्वेष हो, उसकी भाषा में निम्न स्तर का आचरण हो, उसकी भाषा में घृणा हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? संविधान ने अवसर दिया था श्रेष्ठ बनने का और हमने पतन की ओर जाने का मार्ग चुना। अब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, उपदेश बड़े बड़े देंगे, आचरण बिल्कुल निम्न स्तर का, जिद समाज को जोड़ने की और व्यवहार समाज को तोड़ने का। जिस व्यक्ति के पास बोलने के लिए शब्द ही अच्छे ना हो, उसके शब्दों से क्या पता नहीं लगता कि उस आदमी का चरित्र कितना गिरा हुआ होगा। भारत का संविधान श्रेष्ठ आचरण की स्वतंत्रता देता है, लेकिन जिसका आचरण गिर जाता है उसको सजा भी देता है। आप अपने शब्दों से, अपने शब्दों की गिरावट से किसी का चरित्र हनन नहीं कर सकते। फिर भी कोई अमर्यादित भाषा बोलता है तो दूर से पहचाना जाता है। जिसके पास शब्द ही अच्छे ना हो, उसका दर्शन कैसा होगा, उसके पास चिंतन मनन किस स्तर का होगा। तो भारत का जो संविधान है ये बहुआयामी है। हम केवल अधिकारों की देख देख करके, सरकार की जिम्मेदारी की बात देख करके, ये सड़क अच्छी नहीं बनी, ये नहीं बना, बस उसी को संविधान के दायरे में देखते हैं। लेकिन मैं जीवन निर्माण को संविधान के दायरे में देख रहा हूं। श्रेष्ठ जीवन के मार्ग के लिए संविधान मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
कोई व्यक्ति जुल्म नहीं कर सकता, लेकिन जो जुल्म सह रहा है, ये कौन सी बाध्यता है? संविधान कहता है जुल्म मत सहो, लेकिन हम जुल्म को सहन करते हैं दरिद्रता के कारण, मानसिक दरिद्रता के कारण। तो ये समाज के जिम्मेदार लोगों का दायित्व था कि ऐसे लोगों का हम मनोबल ऊंचा करें, ऐसे लोगों को हम श्रेष्ठ जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। लेकिन जिम्मेदार लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि देश की बहुत बड़ी आबादी को यही नहीं पता कि हमें जाना कहां था, हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, और वो आज भी भटकाव की स्थिति में है। जो देश का बुद्धिजीवी वर्ग बाबा साहब के नाम पर बड़े बड़े भाषण देता है, और वो आज भी जाति से मुक्त नहीं हुआ है। जो व्यक्ति बुद्ध से पहले के संघ का पैरोकार करता है और भाषा शैली एक जंगली जैसी हो, कौन भरोसा करेगा? तो यह व्यक्तित्व का प्रश्न है, यह श्रेष्ठ जीवन का विषय है, यह संगठन की अवधारणाएं नहीं है, यह जाति के नाम पर बने संगठनों की बात नहीं है, यह धर्म के नाम पर बने हुए संगठनों की बात नहीं है। देश का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को एक श्रेष्ठ स्वरूप में देखना चाहता है, जिसमें मर्यादा के साथ शब्द हो, सम्मान के शब्द हो, गौरव गरिमा के शब्द हो। यह संविधान की परिसंकल्पना है। कोई अनपढ़ ना हो, लेकिन क्या पढ़े लिखे व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं कि वो इस भाव को और आगे बढ़ाए? जो लोग इस बात को नहीं समझ पाए, हम उनको समझाएं। सरकार ने स्कूल तो बना दिए, कॉलेज भी बना दी, लेकिन पढ़ने के बाद हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? क्या इसके लिए हमें संस्कार केंद्र नहीं बनाने चाहिए? क्या बुद्ध विहार के रूप में हमें जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए? भारत का संविधान हम सब लोगों को इस प्रकार के संस्थान बनाने की अनुमति देता है जहां जीवन निर्माण किया जा सके, लेकिन हम क्या बना पा रहे हैं? तो ये मैंने कुछ बिंदुओं को सम्मिलित किया है, क्योंकि समय सीमा में बहुत सारी बातें नहीं की जा सकती। मैंने आज इतनी बात रखी है कि देश का संविधान बहुत कुछ देता है, जो दिख रहा है उसके पीछे भी बहुत कुछ दे रहा है, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना रहे। आचरण की श्रेष्ठता के लिए बात संविधान करता है, लेकिन हम आचरण पर बात ही नहीं कर रहे। हमारी शब्दावली अच्छी हो, हमारी भाषा शैली अच्छी हो, हम एक दूसरे का सम्मान करें, ये संविधान देता है, लेकिन हम नहीं ले रहे। जाति से मुक्त होने का मार्ग संविधान देता है, लेकिन हम नहीं हो पा रहे। दहेज का संविधान समर्थन नहीं करता है, लेकिन फिर भी जन भावना का ख्याल करते हुए कानून भी चुप हो जाता है। ये अधिकारों का दुरुपयोग है। चुनाव हमें करना था कि कौन सा मार्ग हमारे हित में है और कौन सा मार्ग हित में नहीं है, ये फैसला हमें करना था। लेकिन हम योग्यता पर बैठ गए, श्रेष्ठता छूट गई, और योग्य व्यक्ति योग्यता का अहंकार करता है, वो कभी भी श्रेष्ठता के भाव को समझ ही नहीं पाता है। तो मैं कामना करता हूं 26 नवंबर की पूर्व संध्या पर, आज 25 नवंबर का दिन है, कल सुबह 26 नवंबर होगा, पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाएगा। हम उसकी पूर्व संध्या पर श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को तलाश रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम सब अधिकार और कर्तव्यों के पीछे भी झांक करके देखें कि संविधान हमारे बारे में क्या सोचता है, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए, और ज्यादा इंतजार नहीं करनी चाहिए। हमें जाति विहीन समाज की अवधारणा
मान सम्मान के साथ श्रेष्ठ आचरण की अवधारणा, सदाचरण के साथ शीलों को आचरण में उतारने की अवधारणा, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दुराग्रह के, मानव मानव एक समान की अवधारणा के साथ हम मानवता के लिए काम करें। ये भावना अगर हमारे मन में पैदा होती है तो निश्चित रूप से संविधान निर्माताओं के इस विचार को बल मिलेगा कि वो देश के प्रत्येक नागरिक को एक अच्छे स्वरूप में देखना चाहते थे। और मैं भी कामना करता हूं, आप सबके लिए हार्दिक मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूं कि गणतंत्र दिवस हमारे जीवन को नई ऊंचाइयां दे। भारत के संविधान की अवधारणा को समझते हुए हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए काम करें। इन्हीं के साथ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।